नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही खूबसूरत विषय पर बात करने वाले हैं, भारतीय पारंपरिक शिल्प कला, यानी हमारी ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्टशिप। देखिए, ये चर्चा इसलिए बेहद खास है क्योंकि हम उन हाथों की कहानी जानेंगे जो एक आम सी लकड़ी, थोड़ी सी मिट्टी या कच्चे धागों में जान फूंक देते हैं। एक ऐसी कला जो सदियों से हमारे समाज की रूह रही है। तो आइए इस अनोखी धरोहर की दुनिया में कदम रखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार ठहर कर सोचिए, एक हाथ से बनी हुई चीज और एक फैक्ट्री की मशीन से निकले हुए सामान में आखिर ऐसी कौन सी अमर चीज होती है जो हाथ की कारीगरी को एक सांस्कृतिक आत्मा देती है। बाजार में मिलने वाले आम उत्पाद और एक शिल्पकार की सालों की मेहनत से बनी आकृति के बीच का ये जो अदृश्य अंतर है ना, ये समझना वाकई दिलचस्प है। और सच कहूं तो यही सवाल हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार है। तो चलिए सबसे पहले इस पहले खंड पर नजर डालते हैं, कलात्मक अनुगूंज यानी आर्टिस्टिक रेजोनेंस की परिभाषा। अब समझते हैं कि इस कलात्मक अनुगूंज का असल मतलब क्या है। जब कोई पारंपरिक वस्तु हाथ से बनाई जाती है ना, तो उसमें सिर्फ एक आकार या रंग नहीं होता, बल्कि उसमें एक अनंत सांस्कृतिक प्रभाव और एक बेहद गहरा ऐतिहासिक वजन होता है। उदाहरण के तौर पर एक हाथ करघा पर बुनी हुई बनारसी साड़ी को ही ले लीजिए। वो बस एक कपड़े का टुकड़ा तो नहीं है। उस शिल्प के भीतर एक ऐसी अदृश्य आत्मा बस जाती है जो सदियों की कहानियां कहती है। ये काल और आज के बीच का एक अटूट पुल है, एक ऐसी अनुगूंज जो वक्त के साथ कभी कभी भी धीमी नहीं पड़ती। अब बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ, कैनवस यानी हमारी बुनियाद, कच्चा माल और प्रकृति का उपहार। एक कमाल की बात देखिए, किसी भी बेहतरीन क्राफ्टशिप की शुरुआत दरअसल हाथों से नहीं, बल्कि हमारी धरती, हमारी जमीन से होती है। भारतीय शिल्पकला की ये एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि कारीगर हमेशा प्राकृतिक और आसपास मिलने वाले कच्चे माल का ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। विष्णुपुर की टेराकोटा कला को देखिए, वहां के कारीगर मिट्टी के लिए एक खास मौसम का इंतजार करते हैं। या फिर सहारनपुर की सदियों पुरानी लकड़ी की नक्काशी, जहां लकड़ी का चुनाव मौसम की नमी को देखकर किया जाता है। यही जमीनी जुड़ाव इन तमाम शिल्पों को उनकी सच्ची मजबूती देता है। आइए तीसरे खंड पर चलते हैं, पीढ़ियों की तकनीकें, एक सदियों पुरानी परंपरा। अब देखते हैं कि यह बनता कैसे है। इन तकनीकों के चरण बेहद तय और क्रमबद्ध होते हैं। सबसे पहला कदम प्राकृतिक सामग्री को चुन चुनकर इकट्ठा करना। उसके बाद अपने आधार को तैयार करने की बारी आती है, जैसे धागों को रंगना या मिट्टी गूंदना। तीसरे चरण में शुरू होती है सबसे बारीक नक्काशी, जैसे कांजीवरम सिल्क की वो बारीक बुनाई या पीतल पर होने वाली मीनाकारी का काम। और आखिर में आता है परंपरागत फिनिशिंग, जो उस वस्तु को उसकी असली चमक देता है। सच कहूं तो ये इतनी धैर्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें जल्दबाजी की बिल्कुल कोई जगह नहीं है। जरा इस अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक तरफ मास प्रोडक्शन को देखें तो वहां सब कुछ रफ्तार और एकरूपता पर टिका है। फैक्ट्री की मशीनें दिन रात एक जैसी चीजें उगल रही हैं। पर दूसरी तरफ पारंपरिक शिल्पकला, उसका तो आधार ही धैर्य और अनूठापन है। हाथ से बनी कोई भी दो चीजें कभी भी बिल्कुल एक जैसी नहीं हो सकती। उनमें एक प्यारी सी अदृश्य भिन्नता जरूर होती है। मेरा मतलब है, दरअसल यही तो उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक कारीगर का हर एक स्पर्श उस कलाकृति को एक ऐसी पहचान देता है जो किसी फैक्ट्री में ढूंढे नहीं मिल सकती। अब आते हैं चौथे खंड पर, शिल्पकार की सटीकता और मानवीय क्षमता। एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, शिल्पकार के हाथ पीढ़ियों का भार उठाते हैं। जब ये हाथ अपना काम करते हैं ना, तो वो सिर्फ किसी औजार को नहीं चला रहे होते, वो अपने साथ अपने पूर्वजों और पिछली तमाम पीढ़ियों की धरोहर का वजन भी उठाते हैं। इन हाथों में एक पूरा इतिहास धड़कता है, जिसे आमतौर पर हम बस किताबों में पढ़ते हैं। एक शिल्पकार उसे अपनी रोजाना की जिंदगी में अपने हाथों से सच में जीता है। पर सोचिए, ये असाधारण कौशल आखिर आता कहां से है? ये कोई ऐसा जादू नहीं जो महीनों में सीख लिया जाए, बिल्कुल नहीं। इसके लिए सालों का समर्पित प्रशिक्षण लगता है, जहां एक शिष्य बस चुपचाप अपने उस्ताद को काम करते हुए देखता है। दशकों की लगातार मेहनत से एक ऐसी मसल मेमोरी बन जाती है कि हाथ बिना सोचे खुद सही दिशा में चलते हैं। और कच्चे माल को लेकर उनकी समझ मानव उसे महसूस कर सकते हैं। एक कारीगर सिर्फ छूकर बता सकता है कि मिट्टी पकने के बाद कितनी सिकुड़ेगी। और उन सदियों पुराने औजारों को इतनी सटीकता से चलाने का हुनर, ये क्षमता सच में बेजोड़ है। और अब आखिरी पांचवा खंड देखते हैं, संस्कृति और आधुनिकता का संगम।
इस पूरे सफर को अगर वक्त के पैमाने पर देखें तो सदियों पहले जब इस कला का जन्म हुआ तब ये आसपास के समुदायों की ज़रूरतों से जुड़ी थी। फिर पिछली कुछ पीढ़ियों के दौर में इन तकनीकों को और ज़्यादा निखारा गया। परिवारों ने अपने खास नुस्खे गुप्त रखे और इन्हें एक धरोहर बनाया। और आज के इस वर्तमान दौर में, इस तेजी से भागती ग्लोबल दुनिया में, ये शिल्प अब सिर्फ व्यापार नहीं रहे। ये इस वैश्वीकरण के बीच हमारे सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने का एक बेहद मजबूत जरिया बन चुके हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इन पारंपरिक रचनाओं को हमें सिर्फ सजावट का सामान समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये हमारी धरोहर की वो जीवंत कहानियां हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह से घुली मिली है। हर बार जब किसी घर में एक ऐसी पारंपरिक वस्तु इस्तेमाल होती है तो दरअसल एक पूरी सांस्कृतिक गाथा आगे बढ़ रही होती है। एक मिट्टी का दिया हो या हाथ से बुना रग, ये सिर्फ एक आकार नहीं लेते, ये हमारी ऐतिहासिक जड़ों को लगातार हरा भरा रखते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बेहद चुभने वाला प्रश्न उठता है। एक ऐसी आधुनिक दुनिया में जहां हर चीज ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, जहां सब कुछ मशीनें कर रही हैं, वहां इन परंपरागत शिल्पकलाओं की ये अमूल्य आत्मा अपना अस्तित्व आगे कैसे बचाएगी? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिसकी भरपाई किसी चमत्कारिक टेक्नोलॉजी से नहीं की जा सकती। आशा है कि इन हाथों की ये अमर कला आने वाले समय के अंधेरे में कभी गुमनाम ना हो। इस विश्लेषण में हमारे साथ इस कलात्मक अनुगूंज को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।